नमस्कार दोस्तों, चलिए इस बेहतरीन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा सब्जेक्ट है इकॉनमी। इकॉनमी की खास बात यह है कि ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। इसीलिए ये जो सीरीज़ होगी इसमें बहुत कम तथ्य आपको मिलेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर से संबंधित तथ्य थे उनको तो हटा दिया गया। आपको पता ही है, ऐसा ही हम करते आए हैं। जितने भी प्रश्न जो काम के नहीं हैं आपके, उनको निकाल के किनारे कर दिया जाता है। तो इसमें कम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हाँ, इनसे भी क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए तो इसको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला तथ्य हमारा क्या है? मानव विकास सूचकांक की गणना में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। इससे प्रश्न क्या बनेगा कि इसकी गणना में किनको शामिल किया जाता है। 3 दिए हैं, चौथा कोई होगा समझिए कि कुछ गड़बड़ करके दिया जाएगा, उसी को गलत करना है। चलिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कूट बना दिया जाए और एक जगह पे ये तीनों दिए जाएँ, वो भी सही हो जाएगा। चलिए, भारत में गरीबी के अनुमान के लिए सिर गणना विधि, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी ग्रहण तथा पारिवारिक उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है। अच्छा, अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। आगे बढ़ते हैं। गरीबी की संस्कृति, ये जो विचार है किसने दिया था? ऑस्कर लुईस ने दिया था। चलिए, एक प्रश्न में 4 तथ्य थे। पहली बात, ये बहुत अच्छे तथ्य हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में, 98 में, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। चलिए, इसमें इतना ही था। 2019 में क्या है? पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस वक्र का आकार कैसा होता है, यह प्रश्न था। इसका आकार होता है उल्टा यू। ठीक, आगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? इस तरह का प्रश्न था, और देख लीजिए क्या कार्य हैं। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, आगे सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ये सारे सही होंगे। अच्छा, आगे। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर सम्मिलित होते हैं। चलिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। और आगे बढ़ें तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। आगे देखिए, इससे प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, हो सकता है इस बार प्रश्न बन जाए यहाँ से। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को कवर करता है। सही बात है। महिलाओं और बच्चों को पोषक संबंधी सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, और 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये माना गया है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के तहत क्या क्या किया गया था? लगान का विनियमन किया गया, अवधि की सुरक्षा दी गई, और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2018 में आ गए हम। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? यूएनडीपी ने विकसित किया था, और आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लॉरेंज वक्र द्वारा। आगे, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति गठित की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तथ्य है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग करता है। अब तो नीति आयोग हो गया ना उसकी जगह पे, तो यही करता है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य संपोषणी वृद्धि था। आगे बढ़ें। प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। आयकर से 2017 में क्या काम का था? एक प्रश्न में 4 तथ्य थे, जरा देखिए। ये बेसिकली पॉलिटी में भी रख सकते थे, और चूंकि बजट का हिस्सा था तो यहाँ भी रख सकते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नीति कटौती प्रस्ताव जो होता है, नीति कटौती प्रस्ताव, इसका अर्थ है बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। और मितव्ययिता प्रस्ताव का अर्थ है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक कटौती का अर्थ होता है कि बजट में से 100 रुपये कम कर दिए जाएँ। और लेखानुदान जो प्रस्ताव होता है वो बजट की प्रक्रिया में समय लगता है, तो वो पूरा होने तक सरकार का खर्चा कैसे चलेगा, उसके लिए सरकार संसद से अनुदान लेती है, उसको कहते हैं लेखानुदान। चलिए,
और बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति किसको कहते हैं? उन किसानों को कहते हैं जिनके पास कुछ साधन तो हैं लेकिन वे अमीर नहीं हैं। आगे, अब पता नहीं किसने ऐसा नाम दे दिया। चलिए, 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अधिकृत की थी। और अगला है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और इसके पैरामीटर्स में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। 2016 में आ गए। कर्नाटक जो है देश के 70% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ प्रश्न आते हैं कि धान का उत्पादन किस राज्य में ज़्यादा होता है या किसी और फसल का उत्पादन। ये आंकड़े बदलते रहते हैं और जो आंकड़े हमने लिए हैं वो सदाबहार प्रकृति के हैं, तो उनको हमने किनारे रखा है। ज़रूरत पड़ेगी तो अलग से नोट बना के आपको फैक्ट की नोट दे देंगे, उस पर हम विचार कर रहे हैं, बताएंगे हमारी क्या प्लानिंग है। तो कर्नाटक ये वाला बड़ा आसानी से बदलने वाला नहीं है, तो इसको ले लिया गया। बैंकिंग अवसंरचना को सिकोड़ना वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, उसके लिए तो बढ़ाना पड़ेगा। घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, सरकार इन्वेस्ट करती है। आगे, 2015 में कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, आपको पता है। देखिए 2014 में क्या था, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नक्शे द्वारा दी गई थी और भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है, सेहत से है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में है। और यहाँ देखिए मिलान वाला अलग से भी पूछा जा सकता है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन और भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ठीक है। और ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का सृजन नाबार्ड के अधीन किया गया है। इसके अधीन नाबार्ड के 2013 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा LPG नीति लागू की गई थी, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। आगे, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद है और भारत दालों का सामान्य तौर पर आयात करता है। मान लीजिए ऑप्शन दे दे कि भारत निम्नलिखित में से किसका आयात करता है, चावल, गेहूं, दाल और एक कोई और ऑप्शन हो। तो सामान्य तौर पर हमारे यहाँ जितना दाल चाहिए, लोगों की डिमांड है उतनी है नहीं, तो ये हम आयात करते हैं। आगे 2012 में देखिए क्या है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। आगे, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित जो माप है वो है थोक मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। चलिए इसमें इतना रहने देते हैं, आगे अगले पार्ट में कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए इकोनॉमी में आगे बढ़ते हैं। 2011 में पहुंच गए हम और पहला तथ्य है कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का मुख्य स्रोत क्या है? उपकर है, सेस वहाँ से मिलता है। अच्छा, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, ये आपको पता होगा। देश में किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अभी हमने देखा था पिछले पार्ट में, इसी तरह का क्वेश्चन था। आगे 2010, एक प्रश्न में 4 तथ्य इंपॉर्टेंट हैं सारे। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों को कुल 9 भागों में बांटा गया है। जब हम नोट बनाएंगे यूपी स्पेशल में तो आप देखिएगा कि यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। चलिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू किया गया और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से अभी हमने देखा हाल ही में। आगे, हाल ही मतलब अगले पार्ट में। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। इसका मतलब है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। ये मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है मार्केट में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में अगर वृद्धि कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। आगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? प्रभावी हुआ था 2006 में, पारित हुआ था 2005 में। अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसका। और प्रभावी हुआ था 2006 में। अब फिलहाल हम आ गए 2009 में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पहले पार्ट में था, याद है कि नहीं?
आगे, असमानता घटाने के उपायों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण तथा भूमि सुधार को लिया जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से असमानता बढ़ती है। यह नोट क्यों ऐसे तैयार किया गया? इसका प्रश्न ये था कि असमानता के मतलब घटाने के उपाय में से निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो 3 शामिल है। उदारीकरण से असमानता बढ़ती है, घटती नहीं है। आगे, भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार तथा ऋण आदि शामिल होते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में उन परिसंपत्तियों को एनपीए कहते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। आगे, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक, उनको उधार देता है। और देखिए क्वेश्चन आ गया ना यहीं पे, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में पारित हुआ, 2006 में प्रभावी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2008 में आ गए हम। नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, आपने पढ़ा होगा इसको। आगे, हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ था। और आगे बढ़ें, हरित क्रांति पे एक और क्वेश्चन है। हरित क्रांति के घटकों में, अब पूछा था कि घटकों में कौन शामिल थे, तो घटकों में उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज तथा सिंचाई शामिल थे, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन इसमें शामिल नहीं थे। ठीक, गिल्ड एज्ड बाजार, यह रिपीट किया गया क्वेश्चन है, दिखेगा आपको, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। ठीक, यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी बेची जाती हैं। और पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार। ठीक, 2007 में देखिए क्या है आपके काम का। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के मापन का कार्य किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह भी आपको मिल जाएगा रिपीटेड। और भारत में, यह भी फिर आ गया, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। देखिए हमने कुछ ही तथ्य लिए हैं, लेकिन वो लिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यह देखने से आप सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे ये लगती है कि आपको तथ्य तो मिलेंगे ही, क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ जब अपनी किताब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप अपनी नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, तब आपका दिमाग पूरी तरह से आपको सचेत होकर कहेगा कि किस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसका जो फ़ायदा हो गया ना, हा, मज़ा आ जाएगा। चलिए लगे रहिए, इसको ईमानदारी से पढ़िए, घोल के पी जाइए। मैं बार बार इसको कहता हूँ, फिर देखिए एग्ज़ाम में कितना मज़ा आता है। फिर क्वेश्चन आ गया वही, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। आगे, भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी हुई तकनीक, ये सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। आगे, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1969 में, 1969 में। और यह क्वेश्चन आपको कई बार दिखेगा। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर विचार करने के लिए तारापोर समिति गठित की गई थी। तारापोर भी आपको दिखेगा आगे। इरडा जो है बीमा कंपनियों का नियमन करती है। 2006 में देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। मान लीजिए कोई व्यक्ति ताजमहल देखने आया विदेश से, तो हमने निर्यात किया है, लेकिन दिख नहीं रहा क्या निर्यात किया है, हमने सेवा निर्यात की। ठीक है, आगे, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। और विदेशी निगम जो होते हैं वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें लाइन मिलेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2005 में आ गए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है इस समय? उस समय भी था, काफ़ी पहले से है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड है। देखिए याद करिए, पहले वाले पार्ट में था ये। आगे 2004, जो 2004 में विशेष चयन परीक्षा हुई थी वहाँ से तथ्य लिए गए हैं। उसके पहले वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ खास था नहीं, तो उसको छोड़ दिया गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? MS स्वामीनाथन को जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1985 में हुई थी। यह काफ़ी चर्चा में है, हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए। आगे 1985, हाँ। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है, वो तो पता ही होना चाहिए आपको। नाफेड जो है
वो कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। नाबार्ड फिर आगे देखिए, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु बनी है। और प्रमुख समितियां जरा देख लीजिए, समितियों से क्वेश्चन आते हैं, कभी अलग से कभी मिलान करने वाले। राघवन समिति बनी थी प्रतियोगिता नीति और कानून से संबंधित, उनको मतलब अपनी सिफारिश देनी थी। रमेश चंद्र समिति निजी कंपनियों का नियमन। तारापोर देखिए आ गया ना, तारापोर समिति पूंजी खाते में परिवर्तन। और माशेलकर समिति नकली दवाओं के संबंध में। ठीक है। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना रिजर्व बैंक का काम नहीं है। इस घाटे का नियंत्रण जो है वो बजट प्रस्ताव द्वारा सरकार करती है। आगे, सेबी शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करने से संबंधित है। इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेबी कई बार पूछा गया। अब हम आ गए 2003 में। क्या है 2003 में? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ है। आगे, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक याद रखिएगा, इसी की मैं बात कर रहा था। देखिए आ गया ना रिजर्व बैंक। अब इसके बारे में कथन दिए गए हैं। यह शीर्ष बैंक है। देखिए यहाँ जो कथन है वो सारे सही हैं, क्योंकि उनको ठीक करके लिखा गया है। गलत भी है क्वेश्चन में तो यहाँ उनको सही करके लिखा गया है। तो यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, लेकिन यह व्यावसायिक घरानों को ऋण नहीं देता। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि यह व्यावसायिक घरानों को ऋण देता है, नहीं, ऋण नहीं देता। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। सही बात है। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है, यह भी सही बात है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी सही है। और विदेशी विनिमय कोष, एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल कि इसका मतलब संरक्षक कौन है, तो रिजर्व बैंक है। उसी से संबंधित एक प्रश्न बन गया बड़ा सा। तो विदेशी विनिमय कोष जो है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल होती हैं और इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है, हम पहले ही देख चुके हैं। विशेष आहरण अधिकार भी इसमें शामिल होता है, IMF वाला। और भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति ठीक ठाक है, संतोषप्रद है। आगे बढ़ते हैं। ECG निर्यात साख गारंटी निगम निर्यात वित्तीयन और बीमा से संबंधित है। चलिए ठीक है, 2002, चलिए इसको भी ले लेते हैं। इसमें 2002 का गिल्ड एज्ड बाजार आ गया, फिर से रिपीट किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। इसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। आगे चलते हैं। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर मार्केट से। चलिए बस इसको इतना रहने देते हैं, बाकी जो है अगले पार्ट में, और उसमें ख़त्म ही कर देंगे, कुछ खास है नहीं। चलिए आगे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब तक तो आपको भी मज़ा आने लगा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक तरह से कहें कि आँख खुल गई होगी कि अरे तेरी, इतना ज़्यादा। आपका समय भी बच रहा है और चीज़ें रिपीट होती हुई दिख भी रही हैं, चीज़ें याद भी हो रही हैं, और आपको PDF भी मिल जा रही है बहुत जल्दी। तो मज़ा तो आना ही चाहिए। चलिए, आपका काम आसान बहुत हो रहा है। अब मुझे इस बात का एहसास है और इस बात की खुशी भी है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। चलिए, 2001 में क्या है, एक ही तथ्य काम का है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ गेहूं को हुआ था। ठीक है, यहाँ दोनों में क्या लिखा है, चलिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ था। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2000 में क्या है जी? 2000 में कुछ नहीं है, 1999 में कुछ नहीं है, 98 में कुछ नहीं है। तो इसे मुझे लगता है उसी पार्ट में कवर कर लेना चाहिए था। चलिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए 98 में क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मतलब जो प्रमुख मुद्राएं हैं उनकी तुलना में मूल्य की गिरावट कर दी जाए। और भारत में भविष्य निधि एक संविदा आधारित बचत है। आगे बढ़ते हैं। 1997 में आ गए। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। किससे? हथकरघा के विकास से। और नीली क्रांति फिर रिपीट हो गया, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कापार्ड का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से है। चलिए अब आ गए 1996 में। मुझे एहसास हो रहा है कि जो है
पर उसी पार्ट में कवर कर लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। हिंदू विकास दर फिर से रिपीट हो गया, राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा है और विकास केंद्र उपागम चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको अपनाया गया था, विकास केंद्र उपागम को। चलिए, चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे और ब्याज दर कम करने से मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दर कम कर दिया तो बैंकों के पास जो है मतलब बैंक भी अपना ब्याज दर कम करेंगे और लोगों को ज़्यादा ऋण मिलेगा, ज़्यादा ऋण मिलेगा तो ज़्यादा लोग खर्च करेंगे, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। बेसिकली मुद्रास्फीति क्या है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाए तो जो चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में, जो 5 रुपये किलो आलू बिक सकता था 20 रुपये किलो बिकेगा, क्योंकि आलू है कम, लोग हैं ज़्यादा, पैसा खूब है, तो इस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ जाती। चलिए आगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, मैंने कहा था सेबी से क्वेश्चन आएंगे, फिर आ गया, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है और यह क्वेश्चन भी रिपीट हो गया 1969। इसमें भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आ गए 1995 में। भारत की अर्थव्यवस्था का विकास मतलब अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और ये मतलब हाँ ठीक है। आगे नाफेड फिर आ गया, कृषि विपणन से संबंधित संस्था है और 1994 में 94 में भारतीय रुपए को चालू खाते में, पूंजी खाते में नहीं, चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था। और आयकर का वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति पर उसकी वार्षिक आय के आधार पर लगता है, मतलब केंद्र सरकार लगाती है। बाकी अगर जैसे जीएसटी है, जीएसटी किसी चीज़ पर लगती है तो उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक, लेकिन आयकर किसी पर लगता है तो वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ेगा। ऋण लेने वाला व्यक्ति मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त करता है, यह आपको पता होगा। चलिए इसमें इतना ही था। अब आगे अगले सब्जेक्ट को लेते हैं। मेरे ख्याल से एक ही विषय बचा है, ज्योग्राफी, उसको लेके आते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जैसे ही सीरीज़ पूरी होगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप पीडीएफ का इस्तेमाल करें और वीडियो का इस्तेमाल करें। वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, बीच बीच में आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। कैसे आप इसका यूज़ करेंगे कि मैक्सिमम लाभ आपको मिलेगा। और मेरे साथ कई लोगों को हुआ है तो मैं जानता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊँगा उसमें। फ़िलहाल इसमें इतना ही, ज़्यादा बात करूँगा तो लोगों को लगेगा आप लोगों की कि चलो छोटा वीडियो है तो बढ़ाने के लिए कुछ भी बातें हो रही हैं। तो बस इसमें इतना ही, आगे अगले विषय के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार।